कम्युनिटी थी MLS ऑनलाइन, जिसको हमने रीब्रांड किया है, क्योंकि MLS ऑनलाइन के अंदर हम रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज जो है ना वो इवेंट करवा रहे थे। हमने इसको रीब्रांड करने की मेन वजह ये थी कि हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। We want to also conduct sessions on different technologies, like गूगल की टेक्नोलॉजीज हो गई या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। तो इस वजह से हमने डेव बिरादरी को रिब्रांड किया। तो डेव बिरादरी से जो है वो नेम पता चल रहा है कि इट्स कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, एंड हमने इसको ओपन रखा है। अगर किसी के पास कोई इस तरह की स्किल्स हैं जो वो शोकेस करना चाह रहा है या इवेंट कंडक्ट करवाना चाह रहा है, किसी मेंटोर को जानता है जो इवेंट करना चाह रहा हो, तो सिंपली रीच अस आउट और हम फिर उसके ऊपर सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सैयद शहरियार एंड आई एम परसुइंग बैचलर्स फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड मैं एज अ सीनियर डॉट नेट डेवलपर काम करूँगा एक टर्फ टेक, इट्स IT फर्म। ओके, जो आज का हमारा बेसिकली सेशन 1 है, सेशन 1 का टॉपिक है वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट ऑन विद डॉट नेट। तो लेट मी रीस्क्रीन। तो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल नाउ। फुल स्टैक डेवलपमेंट विद डॉट नेट। तो बेसिकली डॉट नेट है क्या? मेरा एक रिसेंट इवेंट था जो मैंने करवाया था, उसके अंदर मैंने जो है वो डॉट नेट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन की, बेसिकली डॉट नेट है क्या चीज़ और उसको क्यों यूज़ करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो कवर किए थे। ऑल्दो इट इज यूट्यूब, बट मैं फिर भी चाहूँगा कि उसको मैं दोबारा एक मरतबा रिकवर कर लूँ। आई हैव स्लाइड्स, ये उस इवेंट की स्लाइड्स हैं। मैं इसका क्विक ओवरव्यू करूँगा ताकि लोगों को पता चले कि भाई बेसिकली डॉट नेट है क्या, तो फिर इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होगा आप लोगों का। तो बेसिकली डॉट नेट जो है वो एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो है तो इसकी ये है कि हम वेब मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस भी इसके ऊपर हम डेवलप कर सकते हैं। इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, लेट्स से मोबाइल और डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए इसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक डॉट नेट मावी और विनफॉर्म्स, जिसके ऊपर हमारी लेगेसी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं ज़्यादातर डेस्कटॉप की। ओके, इसके अंदर जो बेसिकली हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो 3 लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक अब इतनी यूज़ नहीं होती, वो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। एफ शार्प इज़ बेसिकली फंक्शनल लैंग्वेज, एंड देन सी शार्प है जो मेनली ज़्यादातर हमारे प्लेटफॉर्म्स में यूज़ हो रही होती है। ओके, so this slides contains a history evaluation of .NET and some stats about .NET के भी क्यों हमें .NET यूज़ करना चाहिए। तो ये मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी। तो सबसे पहले क्योंकि ये ओपन सोर्स है, प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। सेकेंडली फास्ट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हमें कोड बेस चेंज करनी पड़े, हमें एक ही कोड बेस से क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जस्ट लाइक फ्लटर जिस तरह से दे रहा है। बट इसके अंदर एक और हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि ये काफ़ी फास्ट है, इसकी प्रोसेसिंग जो है वो फ्लटर के मुकाबले में काफ़ी फास्ट होती है। एंड थर्डली इसकी जो है कंटिन्यूसली अपग्रेड हो रही है, और अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने .NET 9 रिलीज़ किया है, जो कि परफॉर्मेंस में उस पहले पहले वर्जन से भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है उन्होंने इसमें। हियर आर सम ट्वीट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और डिफरेंट एंड डेवलपर्स हैं जो कि बेसिकली टेक इंडस्ट्री में वर्किंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। एंड द थर्ड वन इज हु यूजेस डॉट नेट। यहाँ पर कुछ IT कंपनीज है लाइक स्टैक ओवरफ्लो और GoDaddy, लाजमी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। नो कॉमर्स इज स्टार्टअप, तो इसके ऊपर भी जो है डॉट नेट को यूज़ करके ये वाले सारे स्टार्टअप्स और कंपनीज कम चल रही हैं। वर्ल्ड टॉप ऑर्गेनाइजेशंस आर पावर्ड बाय डॉट नेट। तो देन यहाँ पर कुछ डॉट नेट टेक्नोलॉजीज हैं जो मेंशन की हुई हैं, ASP.NET
है जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और डॉट नेट मावी की, जिसका मैंने लास्ट टाइम अभी जिक्र किया था, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाने के लिए, लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस, आईओएस एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, इसके अंदर यूज़ होता है। डॉट नेट एस्पायर जो है इनका एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम प्योरली क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। देन माइक्रो सर्विसेज, हम इससे जो है वो माइक्रो सर्विसेज भी डेवलप कर सकते हैं जिसको हम सेपरेटली जो है वो स्केल कर सकें। और हम अगर ज़रूरत पड़े तो ये डीकपल्ड रहती हैं एक दूसरी से सर्विसेज हमारी। नाउ ये जो है वो फ्यूचर ऑफ डॉट नेट यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से डॉट नेट जो है वो एवोल्यूशन आई है उसकी, और आगे के फ्यूचर के प्लान्स हैं। तो डॉट नेट 6 बेसिकली रिलीज हुआ था 2021 में, और इसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो इस तरह से हमें अपग्रेड के ऑप्शन दिए हैं कि हमें कोड बेस चेंज नहीं करनी पड़ती। उससे पहले डॉट नेट 5 से अगर आप डॉट नेट 6 पे अपग्रेड करें तो आपको स्क्रैच से वो डेवलप करके और फिर उसका वर्जन अपग्रेड हो रहा था। बट फ्रॉम डॉट नेट 6 टू ऑनवर्ड्स इट इज़ जस्ट प्लग एंड प्ले। आपको सिर्फ वर्जन और डिपेंडेंसी अपडेट करनी है, देन आपका जो है वो वर्जन अपडेटेड हो जाएगा। देन देयर आर सम मोर लाइब्रेरी लाइक ML.NET, जिस मशीन लर्निंग जो करना चाहते हैं, जो वेब डेवलपमेंट में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लिए एक ऑप्शन ML.NET भी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है फॉर मशीन लर्निंग एंड ऑल। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी इन्होंने इंटीग्रेट करी हैं, लाइक टेंसर फ्लो वगैरह भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड अवर टुडेज सेशन, तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली है रिलेटेड टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। और इसके अंदर जो हमारा आज का एजेंडा है, बेसिकली डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपमेंट होती क्या है, देन हम ASP.NET और अपना इन्वायरमेंट किस तरह से सेट कर सकते हैं, और ब्लेजर वेब असेंबली और ASP.NEट यूज़ करने का क्या फ़ायदा है बेसिकली। एंड देन वी हेड कि हम किस तरह से वो उसमें डेवलप करोगे बेसिकली। ओके, सो व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट? फुल स्टैक डेवलपमेंट बेसिकली हम बोलते हैं जब हम बैक एंड और फ्रंट एंड जो है वो एप्लीकेशंस की डेवलप कर रहे हो, तो ये बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट कहलाती है। आमतौर पर ये रोल जो हैं वो सेपरेट होते हैं ज़्यादातर टेक इंडस्ट्रीज़ में। ये फ्रंट एंड डेवलपर एक सेपरेट होता है, बैक एंड डेवलपर एक अलग होता है। बट ज़्यादातर जगहों पर आज भी फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड भी है कि जिसको फ्रंट एंड का आइडिया भी हो और बैक एंड का आइडिया भी हो, उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ओके, इसके की कंपोनेंट बेसिकली तीन होते हैं। एक फ्रंट एंड होता है, बेसिकली UI यूजर इंटरफेस होता है। सेकेंडली बैक एंड पर हमारा जो है वो बिजनेस लॉजिक्स वगैरह होती हैं और वो डेटाबेस से कनेक्टेड होता है डायरेक्टली। देन हमारे पास डेटाबेस है जो कि हम डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है हम कौन सा डेटा स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, लाइक सीक्वल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं या SQL MongoDB लाइक डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन लास्ट में यहाँ पर हम कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करके स्टाइल डेवलपमेंट कर रहे होंगे। बैकएंड जो है वो उसका ASP.NET वेब APIs हम यूज़ कर रहे होंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड देन फ्रंट एंड के लिए हम ब्लेजर वेब असेंबली यूज़ करेंगे जो कि कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। एंड देन हम डेटाबेस जो यूज़ कर रहे होंगे वो SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। ओके, देन यहाँ पर अगेन कुछ बेनिफिट्स मैंने ऐड किए हैं कि भाई मैं डॉट नेट क्यों यूज़ करना चाहिए फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ भी इस इवेंट में ही कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है इसके अंदर। और सबका सिस्टम बनाया हुआ है जिसके लिए हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, स्पेशली ऑन एज्योर। अगर हम डॉट नेट की एप्लीकेशंस को एनवायरमेंट इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। देन हमारे पास जो है वो हाई परफॉर्मेंस होती है डॉट नेट एप्लीकेशन एंड स्केलेबिलिटी। और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाती है इसकी आसानी से विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। देन जो टूल्स हम यूज़ कर रहे होंगे वो विजुअल स्टूडियो है और VS कोड है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो स्पेसिफिकली फॉर डॉट नेट डेवलपमेंट,
अब इट इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एंड वी एस कोड जो है वो हम हर तरह की टेक स्टैक के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा लोगों को जो है वो वी एस कोड पसंद होता है, तो हम इसके अंदर भी सेटअप कर सकते हैं, और बस हमें सेपरेटली इसकी एस डी के डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्यों है, क्या है वर्कशॉप के लिए? इसके लिए हमें डॉट नेट एस डी के, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी सेपरेटली, वी एस कोड अपना इंस्टॉल करना पड़ेगा, या विजुअल स्टूडियो, दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास नहीं भी है तो भी सही है। आई होप कि ज़्यादातर लोगों ने सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस या सी जो है वो पढ़ते हैं। तो उस बेसिकली सी शार्प का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी मिलता जुलता है सी और सी प्लस प्लस से। ओके, देन टूल्स कौन कौन से हम यूज़ करेंगे? डॉट नेट सी एल आई है, देन हम स्वैगर यूज़ करेंगे फॉर ए पी आई टेस्टिंग, बट हम पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो। एंड देन हम फ्रंट एंड के लिए वेब असेंबली का प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें ब्राउज़र चाहिए होगा, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, एज या फिर क्रोम एक्सेट्रा। ओके, देन बिल्डिंग द बैकएंड, इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे कि हमें मॉडल्स डिफाइन करने होंगे, कंट्रोलर डिफाइन करने होंगे, वो सारी चीज़ें हम कोड में आगे देखते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर ये आ जाता है कि हमें राउट्स किस तरह से बनाने हैं, कंपोनेंट्स किस तरह से हम बना सकते हैं। देन व्हाट इज ब्लेजर वेब असेंबली? अच्छा, बेसिकली ब्लेजर जो है ये एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि सपोर्ट करता है दोनों वेब असेंबली भी और सर्वर साइड एप्लीकेशंस भी, सर्वर साइड रेंडरिंग भी। तो बेसिकली वेब असेंबली और सर्वर साइड रेंडरिंग में डिफरेंस ये होता है, वेब असेंबली जो प्रोसेसिंग कर रही होती है वो आपकी अपने ब्राउजर के अंदर कर रही होती है, आपके अंदर अपनी मशीन्स में कर रही होती है, तो उसमें लेटेंसी इश्यूज वगैरह नहीं आते। अच्छा, ये होता है कि अगर आप एक बटन क्लिक भी करें तो उसकी कॉल भी पहले सर्वर पर जाएगी और फिर आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, तो उसके अंदर लेटेंसी इशूज ज़्यादा होते हैं और परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, वेब असेंबली की ज़्यादा बेहतर होती है। ओके, देन यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज मेंशन किए हैं कि भाई अगर आपको सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके कुछ ब्लॉग्स माइक्रोसॉफ्ट के अपने हैं, तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए, क्योंकि सेशन का टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। हाँ, तो जो बेसिक स्टेप्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि हम विजुअल स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, या वी एस कोड का तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। देन हम वेब एपीआई किस तरह से क्रिएट करें, और ब्लेजर के साथ हम डेवलपमेंट किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके कुछ रिसोर्सेज मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ओके, देन अगर हम कोड की तरफ चले जाएं तो एक रिपोजिटरी है मैंने बनाई हुई है ब्लेजर वर्कशॉप की नीम से, तो उसका लिंक भी इसमें मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो प्रोवाइडेड है। वेट, ये रिपोजिटरी है, इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं सेपरेट, और उसकी डिस्क्रिप्शन हमने मेंशन की हुई है नीचे। इसकी डॉट नेट वेब एपीआई और ब्लेजर वेब असेंबली हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज, और देन हम इसको क्लोन किस तरह से करना है और सेटअप किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ओके, मैंने ये पहले से क्लोन करी हुई है, तो मैं उसको यहाँ पर अपने पास ओपन कर लेता हूँ। ब्लेजर
ओके, सो हमारे पास ये बेसिकली एक सॉल्यूशन है, और इसको हम प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो हमारे पास एक बैकएंड का प्रोजेक्ट होगा जिसे हम ब्लेजर वर्कशॉप डॉट एपीआई का नेम दे रहे हैं। एक ब्लेजर वर्कशॉप डॉट ऐप है जो बेसिकली क्लाइंट साइड है, यूज़र इंटरफेस है। एंड थर्डली हमारे पास एक शेयर्ड प्रोजेक्ट है जो क्लासेस हमारे पास एपीआई और ऐप के अंदर, दोनों के अंदर कॉमन होंगी। तो हम उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करके दोनों के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमें बार बार इसको सेम क्लासेस को हर जगह पे क्रिएट ना करना पड़े। अच्छा, अगर हमें सिंपली कोई नया प्रोजेक्ट इसमें ऐड करना हो तो किस तरह से करेंगे? इस सॉल्यूशन के ऊपर हम राइट क्लिक करके ऐड पर न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर इसकी ना बिल्ट इन टेम्पलेट होती हैं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहिए। तो एक बॉयलर प्लेट समझ लें वो आपको मिल जाएगी। तो सेम आर्किटेक्चर वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। तो अगर हम ब्लेजर वेब असेंबली का प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो हम यहाँ से ब्लेजर वेब असेंबली सेलेक्ट करके स्टैंड अलोन ऐप्स सेलेक्ट कर लेंगे। देन आगे इसको हमें प्रोजेक्ट को नेम देना है कोई। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर वर्जन सेलेक्ट करना है कि कौन से वर्जन में पर आप काम कर रहे हैं। जो है वो अब थोड़ा आउटडेटेड हो गया, उसकी सपोर्ट भी माइक्रोसॉफ्ट ने खत्म कर दी है। तो हम .NET 8 के साथ वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। तो .NET 8 यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे, तो हमारा एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। देन यहाँ पर अगर हम वेब एपीआई सर्च करें तो हमारे पास आ रही है ASP.NET Core वेब एपीआई। हम इसको सेलेक्ट करके सेम उसी तरह से स्टेप्स हैं, हम यहाँ पर अपनी एपीआई का नाम दे देंगे। देन यहाँ पर हम फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेंगे। ऑथेंटिकेशन अभी कोई भी नहीं है, लाइक दिस एपीआई विल बी ओपन फॉर ऑल। कोई भी अगर हम इसको डिप्लॉय कर दें एक जगह और कोई रिक्वेस्ट करना चाहे तो हम जो है वो ओपन होगी, वो उसको हमारा डेटा एक्सेस भी होगा। और तो इसके लिए अभी ऑथराइजेशन नहीं इसके अंदर ऐड करेंगे हम, बट इन फ्यूचर इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि जो है वो हम इसको सिक्योर करें हमारी एपीआई को। ओके, एंड यहाँ पर एक शेयर्ड प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली क्लास लाइब्रेरी है। उसी तरह से आप सर्च करेंगे क्लास लाइब्रेरी तो वो आपको सब प्रोजेक्ट टेम्पलेट मिल जाएगा और उसको हम ऐड कर लेंगे। दैन हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसका आर्किटेक्चर किस तरह का होता है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो हमारी एपीआई है, बेसिकली मैं इसको स्कोप कर लेता हूँ अभी। हमारी एपीआई है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं मेनली। हमारे पास एक कंट्रोलर होता है जो कि बताता है कि एंड पॉइंट इसका क्या होगा। और सेकेंडली हमारे पास सर्विसेज होती हैं जो कि डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड होती हैं और CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, जो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, दो अप्रोचेज होती हैं। एक हम कोड फर्स्ट अप्रोच रख सकते हैं और एक हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच रख सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम कोड फर्स्ट अप्रोच रखते हैं तो हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ORM यूज़ करना पड़ेगा, लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क या फिर डैपर डॉट नेट में यूज़ होते हैं दो ज़्यादा। और अगर हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ करें तो उसके लिए हमें स्कीमास और ये वाली सारी चीज़ें और स्क्रिप्ट्स वगैरह वो डायरेक्टली डेटाबेस में हमें लिखनी पड़ेंगी। और फिर हमारे एप्लीकेशन के अंदर भी उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ होती है, और आज हम इसके लिए एनडीटी फ्रेमवर्क कोड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोलर्स का फोल्डर होता है, और इसके अंदर इस तरह से हम एंड पॉइंट बताते हैं कि इसका एंड पॉइंट क्या हो। ओके, तो लेट्स से, अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसको भी कर देता हूँ कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन एपीआईज। डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लाइक अगर आपको इन्फॉर्मेशन गेट करनी है तो उसके लिए हम गेट मेथड यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई चीज़ अपडेट करनी हो तो उसके लिए हम पुट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। अगर कोई न्यू चीज़ डेटाबेस में इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। एंड लास्टली अगर डिलीट करनी हो तो उसके लिए हम डिलीट मेथड यूज़ करते हैं। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक पैच। अगर हमें पूरी एंटिटी को, पूरे रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करना, सिर्फ सिलेक्टेड फील्ड्स अपडेट करनी है तो उसके लिए हम पैच यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी
सारे मेथड्स होते हैं, बट हम जो करंटली यूज़ कर रहे होते हैं वो मोस्ट यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं, वो चार ही हैं: गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। ओके, लेट मी जूम इट इन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ मेथड्स डिफाइन है कि अगर हमें यहाँ पर बेसिकली हम स्टूडेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का एक जो है ना डेटाबेस बना रहे हैं, और वहाँ पर उसकी पूरी लिस्ट कैट करने के लिए HTTP कैट मेथड यूज़ किया है। और एक सिंगल स्टूडेंट अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए भी HTTP गेट मेथड है, बट साथ एक पैरामीटर डिफाइंड है कि इसका पैरामीटर साथ आईडी लेकर आइए। एंड हमें अगर न्यू स्टूडेंट क्रिएट करना हो तो उसके लिए HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। देन अगर हमें किसी स्टूडेंट को, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को अपडेट करना हो तो उसके लिए HTTP पुट मेथड हम यूज़ कर होंगे। ओके, तो इसके अंदर जो बेसिकली डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है उसके लिए हम एक DB कॉन्टेक्स्ट का क्लास होती है, उसको हम इनहेरिट करके यहाँ पर बताते हैं कि हमारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली हैं क्या। तो उसके लिए हमने एक ये जो शेयर्ड प्रोजेक्ट है उसके अंदर मॉडल्स के फोल्डर में एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है, और यहाँ पर उसकी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की है कि स्टूडेंट की क्लास में हम कौन कौन से कॉलम्स रख रहे हैं। तो लेट से हम जो है वो नेम स्टूडेंट का मेंशन कर रहे हैं, ईमेल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एंड आईडी इज द की, जो कि एक प्राइमरी की होती है डेटाबेस के अंदर, और वो ये इस केस में ऑटो इंक्रीमेंट होगी क्योंकि ये इंटीजर टाइप है इसकी, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, हमने फिर यहाँ पर इसको मेंशन किया DB कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे पास डेटाबेस में एक स्टूडेंट्स का टेबल है जिसकी जो बेसिकली कॉलम्स वगैरह हैं वो स्टूडेंट क्लास से हमें लेने हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारी जो एक मेन क्लास होती है वो program.cs की है, मेन फाइल। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी API को रन करने के लिए, बिल्ड और रन करने के लिए ये वाली फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस पहले से हुई हुई हैं, लाइक हमें कॉर्स पॉलिसी डिफाइन करनी है। तो कॉर्स पॉलिसी ये है कि रिसोर्स शेयरिंग बेसिकली है, हम अलाउ कर रहे हैं स्पेसिफिक डोमेन्स को कि वो हमारी API को हिट करके हम इससे को जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक इंफॉर्मेशन अगर कैट करनी है तो वो कर सकें। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी कंसर्न है, और इसलिए हमने सिर्फ एक हमारा जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसका एंड पॉइंट यहाँ पर अलाउ किया है। सेकेंडली हमने यहाँ पे कंट्रोलर्स ऐड किए हैं, फिर हमने स्वैगर ऐड किया है जो कि एक टूल है API को टेस्ट करने के लिए। देन यहाँ पर सेक्शन मैं सर्विस भी अभी डिफाइन करूंगा कि किस तरह से हमें सर्विस बिल्डअप करनी होती है। देन हम यहाँ पर डेटाबेस को ऐड कर रहे हैं, डेटाबेस अपडेट कर रहे हैं, जो भी चेंजेस हमारे एप्लीकेशन में होंगी एवरी रन के ऊपर वो चेक करेगा क्या डेटाबेस आउटडेटेड है। अगर आउटडेटेड है तो हमारी एप्लीकेशन से चेंजेस अपडेट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा डेटाबेस। देन ये हमें स्वेगर कब यूज़ करना है, कोर्स पॉलिसी कौन सी डिफाइन करनी है, ऑथराइजेशन यूज़ करनी है या नहीं, और देन एप्लीकेशन डॉट। तो ये समझ लें एक मेन फंक्शन जिस तरह से हम सी के अंदर डिफाइन करते हैं, ये उसी तरह का कंसेप्ट है कि प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। ओके, देन हमने डेटा चेक किया, और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो कंट्रोलर का फंक्शन है वो क्या कर रहा है, सिंपली इसके अंदर कोई और एडिशनल लॉजिक नहीं है, ये जो भी पैरामीटर्स इसके पास आए हैं वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विसेज के फोल्डर में हमने एक सब फोल्डर बनाया हुआ है स्टूडेंट सर्विस के नाम से, कि दो क्लासेस हैं। एक तो इंटरफेस है जो कि बेसिकली यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, और क्योंकि ये बेसिकली एक रूल भी है कि जो भी मेथड्स वगैरह हम डिफाइन करेंगे उसका एक सिग्नेचर होना चाहिए, तो इस वजह से एक इंटरफेस हमें बनाना पड़ता है। देन एक कस्टमर सर्विस की क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है उसी इंटरफेस को, और फिर यहाँ पर हमने अपनी बिजनेस लॉजिक्स वगैरह डिफाइन करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि अगर हमें कोई स्टूडेंट क्रिएट करना हो तो हमें पास पैरामीटर में एक स्टूडेंट के सारे प्रॉपर्टीज आएंगी।
देन ये अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि हमने प्रोग्राम ईएस के अंदर पहले वो इसको पता है कि भाई डेटाबेस हम कौन सा रेफरेंस कर रहे हैं, ये उसके अंदर स्टूडेंट्स के टेबल में स्टूडेंट ऐड कर देगा। देन जो भी चेंजेस होंगी उसको सेव करके स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का रिस्पॉन्स मैसेज दे देगा। देन स्टूडेंट बाय आईडी है तो हम इसके अंदर आईडी से फाइंड करेंगे। अच्छा, ये सारी जो है वो हम किसी और एंटिटी पे भी परफॉर्म भी कर लेते हैं। तो इसको बनाना शुरू अ, मैं और मज़ीद कोड डिस्क्राइब करूँ तो अगर लेट्स से अभी हमारे पास एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी बनी हुई है और हम स्टूडेंट का डिपार्टमेंट भी मैनेज करना चाह रहे हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट्स के लिए एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट क्लास बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू आइटम पर जाके इसको नाम दे दूंगा मैं डिपार्टमेंट डॉट सी एस। ठीक है, मैं इसको public- then- sorry, हाँ, मैं यहाँ पर इसको एक की डिफाइन करूँगा, फैमिली की चाहें कि इसका स्टेटस कौन सा डिपार्टमेंट एक्टिव है इनएक्टिव है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू ले लेते हैं इज एक्टिव के फ्लैग के साथ, वेदर द एप्लीकेशन इज एक्टिव और नॉट, वेदर द डिपार्टमेंट इज एक्टिव और नॉट। ओके, फिर अगर हमें इसको लिंक करना हो स्टूडेंट के साथ तो हमें स्टूडेंट के टेबल में एक डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं एक डिपार्टमेंट आईडी ऐड कर दूंगा। और मुझे इसको बताना पड़ेगा कि कौन से टेबल की फॉरेन की है, तो यहाँ पर मुझे एक डिपार्टमेंट ऐड करना पड़ेगा। बेसिक टेबल्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया यहाँ पर। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाए। माइग्रेशन बेसिकली होती है, माइग्रेशन के अंदर बेसिकली हम बताते हैं कि ये चेंजेस जो है वो अ, हमने एप्लीकेशन में करी है जो कि रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लाइक मैंने अभी एक न्यू टेबल एक ऐड किया है डिपार्टमेंट का, वो सॉरी एक चीज़ और है कि मुझे यहाँ डेटा कॉन्टेक्स्ट में भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे पहले सीडी करके, ये मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ अपने प्रोजेक्ट के, मुझे एपीआई वाले फोल्डर में पड़ेगा। सो देन यहाँ पर एक कमांड है डॉट नेट ई एफ माइग्रेशंस ऐड, मैं न्यू माइग्रेशन ऐड कर रहा हूँ। लेट से मैं इसका नाम दे देता हूँ डिपार्टमेंट। ओके, नाउ इट इज सेइंग कि जो है माइग्रेशन सक्सेसफुल, अब मेरा पेपर क्लिक कर देगी। ओके, अच्छा, तो
मल्टीपल मेथड्स हैं, हम CLI यूज करते हैं या फिर हम अभी मैं फिलहाल रन बना लेता हूँ डिपार्टमेंट की। पहले इसका इंटरफेस, तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक तो हमें पूरी अगर डिपार्टमेंट की लिस्ट चाहिए हो तो उसके लिए डिपार्टमेंट का, सेकेंडली अगर हमें कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें लिस्ट नहीं रहेगी, सिंगल डिपार्टमेंट चाहिए। और हमारा यूजर आईडी वो पैरामीटर मुझे डिपार्टमेंट। तो कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ। हमारी सर्विस का इंटरफेस तो बन गया। अब हमें एक क्लास बनानी होगी जो कि इम्प्लीमेंट करेगी इस इंटरफेस को। बस नेम भी मैं दे देता हूँ डिपार्टमेंट सर्विस डॉट सी एस, और वो इम्प्लीमेंट करेगी माई डिपार्टमेंट सर्विस। ओके, तो अब ये मुझे कि भाई इम्प्लीमेंट नहीं करा तो मैं बोलूँगा कि भाई इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं है। ओके, तो उसके बाद मुझे यहाँ क्या, अगर अगर मेरे पास कोई क्लास को ट्राई कैच के अंदर जिस तरह जो जावास्क्रिप्ट और पाइथन अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर भी ट्राई कैच इसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन के अंदर जाके अगर कोई लॉग्स वगैरह हम करवाना चाहें, लॉग कर या फिर रिस्पॉन्स चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि फिलहाल जस्ट एक्सेप्शन शुरू कर दे। यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट मुझे क्रिएट करना है तो सबसे पहले मुझे अपना डेटाबेस यहाँ पर इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा एक वेरिएबल। और क्लास हमें डेटा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में इसको पहले से ही इंजेक्ट कराया हुआ है, और मैं इसको एक यहाँ पर लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूँ। देन अगर मुझे कहीं भी यूज़ करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट और डॉट एड, जो भी डिपार्टमेंट मेरे पास पैरामीटर में आया है वो यहाँ पर देन। अच्छा, मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न भी करना है, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, और डिपार्टमेंट मैंने एक नया इंस्टेंस बनाया डिपार्टमेंट। यहाँ पर सेव चेंजेस करवाने के बाद
अच्छा, इस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग शायद कॉन्सेप्ट अभी क्लियर ना हो, मगर इसमें इशू नहीं। इसके अंदर बस एक सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग होता है। लाइक में अगर एक टाइम पे मल्टीपल सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एक सिंक्रोनस अप्रोच लेकर चलूंगा तो एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को टैकल कर सकता। बट अगर मेरी एप्लीकेशन से एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगी देन दूसरी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगी, तो ये एफिशिएंट नहीं रहती। देन मैं यहाँ पर रिटर्न कर पा रहा हूँ रिस्पॉन्स। देन एलिमेंट आईडी के अंदर भी मुझे सेम डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा। देन डिपार्टमेंट डॉट फाइंड थिंक, और किस जो पैरामीटर मेरे पास आईडी है मुझे उस पर रिटर्न करना। यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर ये डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट के अंदर से लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। और अगर मैं किसी डिपार्टमेंट को अपडेट करना चाह देन उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अपडेट करके फिर डेटाबेस में सेव करूँगा। तो यहाँ पर एक पैरामीटर में से कि मुझे आईडी सेपरेट चाहिए होगी डिपार्टमेंट की, मैं किस डिपार्टमेंट को अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा। मुझे डेटाबेस में इस आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड मिल जाता है, तो या तो मैं यहीं पे एक्सेप्शन करवा कर और वरना डिपार्टमेंट की जो भी फील्ड यहाँ पर करवाएंगे पैरामीटर में मिल रहा है उससे। और यहाँ पर इसका स्टेटस भी अपडेट करवा देता है। और लास्ट में filter वहाँ पर एक्सेप्शन ये देगा कि जो इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, एपीआई कंट्रोलर एंटी ऐड, और उसको मैं नेम देता हूँ डिपार्टमेंट कंट्रोलर के नाम से। ये जो मैंने सर्विस वो मुझे प्रोग्राम डॉट सी एस में भी इंजेक्ट करनी पड़ेगी लाइक
सर्विस ये उसको इस तरह से कर लेंगे। इसका जो इंटरफेस है वो आईडी डिपार्टमेंट सर्विस है, और जो सर्विस है वो उसकी वो डिपार्टमेंट है। मैं यहाँ पर इसको इंजेक्ट करवा लूँगा। और उसी तरह से इसके कंस्ट्रक्टर के मुझे क्या करना है, यहाँ पर उसी सर्विस को कॉल करवाने सारे, और ये आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न करेगा। और कैट जिस केस में मुझे सारे डिपार्टमेंट सही बना दिया। अच्छा, एचटीवी गेट बाय आईडी भी काफ़ी हद तक सिमिलर होगा, बस इसमें एक आईडी पैरामीटर होगा ऐड होगा जो कि सिंगल डिपार्टमेंट रिटर्न करेगा। यहाँ पर इसकी मैं टाइप डिफाइन कर दूंगा इंटीजर आईडी। इसको मैं बता देता हूँ गेट बाय आईडी। हमारे पास एचटीटीपी पोस्ट, तो ये पैरामीटर में ऐड और सर्विस सर्विस का रिस्पॉन्स होगा वो रिटर्न करेगा। बाद बचा एचटीटीपी पुट। यहाँ पर आईडी पैरामीटर आएगा, देन डिपार्टमेंट की रिमेनिंग फील्ड आएंगी, और यहाँ पर हम कॉल करा देंगे सर्विसिंग। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर रेडी हो गया, इसको एक मरतबा रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट रन करना है। मुझे करंटली एपीआई रन करनी है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ भी हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंड पॉइंट्स आ गए कि स्टूडेंट अगर हमें ऐड कर दें तो उसके ये स्टूडेंट के साथ तो ये वाले एंड पॉइंट्स हैं, और डिपार्टमेंट के हमारे ये वाले एंड पॉइंट्स हैं। तो लेट्स से अगर मैं इसको रन करके देखूँ, अभी डिपार्टमेंट ऐड करूँ, तो अभी तक हमने कोई ऐड तो नहीं किया, तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो तो एम्प्टी ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इंस्टेंस आर नॉट सपोर्टेड।
यहाँ से लाइन नंबर चेक कर लेते हैं बस। ओके, तो मिस्टेक हुई है आई गेस यहाँ पर। यहाँ पर हम आई एक्शन रिजल्ट के साथ टास्क के अंदर ये डिफाइन किया है। इसको स्टॉप कर लेते हैं फिलहाल। यहाँ पर देखते हैं टास्क। ओके, सेम चीज़ हमें बाकी कंट्रोल बाकी मेथड्स में भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। चलिए मैं इसको एक मरतबा रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अर्शद भाई सॉरी, मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, मगर इसको मैं वाइंड अप करता हूँ आप फ्रंट एंड के ऊपर इंशाल्लाह। नहीं, इट्स ओके यार। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आया है एम्प्टी बॉडी। तो इसके अंदर हम एक डिपार्टमेंट पहले क्रिएट कर लेते हैं। हमें क्योंकि ऐड है तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली आईडी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑटो जनरेट कर लेगी इसको। देन यहाँ पर पहला डिपार्टमेंट लेट से हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और स्टेटस इसका ट्रू ही है। यहाँ पर हमें 200 रिस्पॉन्स मिल गया, और जो रिस्पॉन्स है वो उसके अंदर हमें जो जनरेटेड आईडी है वो भी मिल गई, जिसकी जनरेटेड आईडी 1 है। अब दोबारा से अगर हम इसकी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करें गेट की, तो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स मिल रही है, और इसके अंदर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और सेकंड मैं क्रिएट कर लेता हूँ लेट्स से कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास दो डिपार्टमेंट्स हो गए कंप्यूटर साइंस के। ओके, एक कंप्यूटर सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेम इसी तरह से अगर मुझे गेट बाय आईडी करना है तो मैं इसको क्रिएट करके तो यहाँ पर बता दूंगा कि नंबर 1 पर जो आईडी है वो डिपार्टमेंट में चाहिए, तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स में वो वाला सिर्फ डिपार्टमेंट मिल जाएगा। एंड थर्डली अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो यहाँ पर उसको मैं स्पेसिफिक आईडी बताकर यहाँ से आईडी रिमूव कर दूंगा। एंड देन मैं बताऊंगा कि जो कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट है, बल्कि सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो डिपार्टमेंट है उसको रीनेम करते हैं लेट्स से साइबर सिक्योरिटी से, और स्टेटस भी फॉल्स करते हैं। यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। अब मैं इसको दोबारा कैट बाय आईडी करता हूँ, तो यहाँ पर अब मुझे नंबर 1 पर साइबर सिक्योरिटी मिल रहा है एंड देन कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। तो हमारा बैकएंड जो है वो रेडी हो गया, और अगर डेटाबेस में हम चेक करें तो वो भी ये वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, तो मैं डेटाबेस अभी नहीं चेक करता क्योंकि हमें यहाँ से कंफर्म तो हो गया कि वो डेटाबेस में वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम मूव करें हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन की तरफ, तो बेसिकली ब्लेजर का जो आर्किटेक्चर होता है वो कंपोनेंट बेस्ड होता है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो रीयूजेबल एप्लीकेशन है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, लेट से कोई बटन है जो एक स्टाइल स्पेसिफिक दे दी और हम बार बार यूज का पेज है या ग्रिड है, तो उसका हमने एक सेपरेट कंपोनेंट बना दिया, और जिस पेज में हमें चाहिए तो हम उसके अंदर उसको यूज कर सकते हैं।
तो इसके अंदर जो फोल्डर होता है वो सबसे पहले www रूट होता है, यहाँ पे भी जितनी पब्लिक फाइल्स होती हैं, लेट्स से स्टैटिक फाइल्स, इमेजेस हो गई या आपकी कोई सीएसएस की फाइल हो गई या एक आपके एडिशनल कोई जेसन के सोर्सेज हैं अगर, तो वो आपने www रूट में ऐड। अच्छा, secondly, यहाँ पर एक पेजेस की डाटा हम डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐप रन करूँ, ओके, तो ये हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक टेम्पलेट है ब्लेजर एप्लीकेशन का, और ये इसके साथ ही टेम्पलेट जब हम न्यू लोड करते हैं तो उसके साथ ही आती है। ओके, तो अब इसमें आप अगर नोट करें तो ये जो हेडर है हमारा और ये साइड बार है ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो रहा, हमारी जो सेंटर बॉडी है वो चेंज हो रही है। तो ये एक लेआउट हमने बनाया हुआ है जो कि एक स्टैटिक रहता है, और अंदर की जो भी ब्रांडिंग है वो चेंज होती रहती है, और ऑन पेज चेंज, ऊपर का यूआरएल भी चेंज हो रहा है, और अंदर की बॉडी चेंज हो रही है, बाहर की जो लेआउट है वो स्टैटिक है। तो इस तरह की अगर हमें कोई लेआउट बनाने हो तो वो हम शेयर्ड डायरेक्टरी में रखते हैं। देन यहाँ पर मेन फाइल जो है वो प्रोग्राम डॉट सी एस की है, जो कि अगेन एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर हमने अगर कोई एडिशनल सर्विसेज लाइक बैकएंड के अंदर हमने ऐड करी हैं, और इसी तरह से हम कोई सर्विस यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर उसको इंजेक्ट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले, अब टाइम वैसे कम ही है, तो मैं एक रिट्रीवल की कॉल करके और उसको एक टेबल लेआउट में शो करवा कर दिखाता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर एपीआई कॉल करवा सकते हैं। तो पेजेस के अंदर रेजर कंपोनेंट ऐड करूँगा यहाँ पर, और रेजर कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ डिपार्टमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर एक हेडिंग है 3 बाई डिफ़ॉल्ट आ रही है डिपार्टमेंट्स की, और यहाँ पर मुझे एक पेज राउट बताना पड़ेगा कि कौन से राउट के ऊपर मुझे ये पेज मिलेगा। तो स्लैश डिपार्टमेंट्स में मैं इसको रखता हूँ, और मुझे ये वाले साइड बार पे भी एक डिपार्टमेंट्स का बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा। इसकी जो फाइल बेसिकली बनी हुई है वो नैव मैन्यू के नाम से बनी हुई है, ये एक सेपरेट कंपोनेंट है जो कि यूज़ हो रहा है मेन लेआउट के अंदर, इस तरह से। तो मैं इसके अंदर एक न्यू बटन क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, एचटीएमएल और सीएसएस से आगे ज़्यादातर लोग जो है वो फ़ैमिलियर ही होंगे, और उसके अंदर जो यूज़ हो रही होती है वो बेसिकली ज़्यादातर एचटीएमएल ही है। प्लस उसके अंदर हम सी शार्प का कोड भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। ठीक है, मैं इसको एक मरतबा अगर रीस्टार्ट करूँ, तो यहाँ पर तो लेट्स से अगर हमें शो करनी है तो उसके लिए मुझे एक पहले एचटीटीपी क्लाइंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वो इंजेक्ट कर लेता हूँ, एचटीटीपी क्लाइंट, और उसका कोई वेरिएबल मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से क्लाइंट। ठीक है, देन यहाँ पर मुझे एक लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए जो एपीआई रिस्पॉन्स स्टोर कर सके। अच्छा, अब ये मुझे एक्सेप्शन दे रहा है कि भाई डिपार्टमेंट जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो मैंने शेयर्ड में रखा था। तो यहाँ पर एक imports डॉट रेजर की फाइल है जिसको मैं बताऊंगा कि भाई यहाँ पर इसको यूज़ करनी है ब्लेजर वर्कशॉप डॉट शेयर्ड
डॉट मॉडल्स। अच्छा, इसको शेयर्ड का रेफरेंस नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल में डिपेंडेंसीज के अंदर वो मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ऐड में ऐड करके, और यहाँ पर एक आ रहा होगा प्रोजेक्ट रेफरेंस। मैं प्रोजेक्ट रेफरेंस के अंदर लेजर वर्कशॉप डॉट शेयर्ड सेलेक्ट कर लूँगा तो उसको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, ये वाली एक्सेप्शन हमारी भी सॉल्व हो गई है। यहाँ पर भी इसको डिपार्टमेंट मिल गया है और उसको मैं नाम दे देता हूँ डिपार्टमेंट्स का। देन जैसे ही पेज लोड होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्रोटेक्टेड ओवरराइड टास्क ऑन इनिशियलाइज। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही फंक्शन जैसे ही हमारा पेज लोड होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली HTTP क्लाइंट के थ्रू गेट करना है लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स, और उसका जो एंड पॉइंट हमारी API का बेसिकली URL होगा। तो हमारी API का URL आई गेस है HTTPS लोकल होस्ट 7026 स्लैश API स्लैश डिपार्टमेंट। हमने इसको वेट कर लिया और यहाँ पे इसको डिपार्टमेंट असाइन कर दिया। देन अगर हमें इसको टेबुलर व्यू में शो करवाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल डिक्लेयर करेंगे और उसको मैं क्लास दे दूंगा थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए टेबल की। यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी यूज़ हो रही होती हैं अगर इफ़ यू नो अबाउट बूटस्ट्रैप। तो देन यहाँ पर एक फॉर ईच का लूप मैं लगाऊंगा जो कि सारे डिपार्टमेंट्स एक एक करके शो करेगी। तो उसके लिए डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट्स, और ये यहाँ पे क्रिएट करेगी न्यू TR टेबल ड्रॉप। देन उसके अंदर होगा TD और एक और TD, और यहाँ पर ID शो करने के लिए उससे पहले एक TH भी होना चाहिए। तो सबसे पहले उसका नेम और उसका फिर स्टेटस। देन T बॉडी का टैग आ जाएगा। यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ओके, देन फॉर एवरी डिपार्टमेंट वी हैव टू शो इट्स ID। then then it अगर स्टेटस इसका ट्रू है फिर हम ट्रू फॉल्स दिखाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। डिपार्टमेंट डॉट स्टेटस इज एक्टिव, सॉरी। तो फिर यहाँ पर हम शो करेंगे एक्टिव है, देन हम शो करेंगे ये इनएक्टिव है। दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर, ये जो क्वेश्चन मार्क और मैंने कॉलन लगाया है। तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर है और ये बेसिकली इफ एल्स कंडीशन की तरह ही काम करती है। अगर स्टेटस एक्टिव है तो यहाँ पर एक्टिव शो करेगा, वरना एल्स के अंदर इनएक्टिव शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक और मुझे कंडीशन लगा लेनी चाहिए कि अगर डिपार्टमेंट्स नल नहीं है तो ये शो करे। उससे पहले मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी कि मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ रन करने होंगे। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करके एपीआई भी स्टार्ट कर लूँगा और ब्लेजर एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर लूँगा। तो हमारी एपीआई स्टार्ट हो गई है और हमारी एप्लीकेशन भी स्टार्टेड है। डिपार्टमेंट्स पर डिपार्टमेंट स्टोर नहीं हुए। फेल टू फेल फैच एक्सेप्शन आ रही है हमारे पास। आई गेस हमने यूआरएल टाइप करने में कोई मिस्टेक करी। 7260 इसकी पोर्ट है और मैं इसकी पोर्ट चेंज कर लेता हूँ। Again, let me refresh it. हम्म, ये रिलोड नहीं हुआ। ओके, सो नाउ हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स लिस्ट होना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी इसका स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है एंड देन कंप्यूटर साइंस तो उसका स्टेटस हमारे पास एक्टिव आ रहा है। तो फिलहाल हमने बैकएंड जो है वो करंट एप्लीकेशन करंट ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, फ्रंट एंड के ऊपर बाकी है। तो टाइम क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट है तो मैं ये इतना तो गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पर जस्ट एक फॉर्म बनेगा ऐड और एडिट का और हमारी करंट ऑपरेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकता है। Just raise your hands and I will allow the mic. Okay, so Arshad bhai, over to you. Yeah, okay. We got an question, Mohammed Munib. अस्सलाम वालेकुम। Yes, Munib, your mic is on. Walaikum salam. तो शहरियार भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि हम फुल स्टैक एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट को हम ज़्यादा प्रेफर क्यों नहीं कर रहे, सॉरी, डॉट नेट को हम ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रहे हैं जबकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर मर्न स्टैक और जावास्क्रिप्ट रूल कर रही है। हाँ, बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन है काफ़ी। मर्न स्टैक का भी अपना एक सेपरेट स्कोप है और डॉट नेट जो है वो अब उसका जो डिमांड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है क्योंकि ब्लेजर जो एक टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ ज़्यादातर लोग अभी तक गए भी नहीं हैं। जो अब जो जाना शुरू कर रहे हैं तो उसकी जो वर्थ है वो बढ़ती जा रही है और डेफिनेटली हमारी जितनी लेगेसी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं वो अभी तक मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 20-22 साल पुरानी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी अभी तक डॉट नेट पे चल रही हैं। तो उसकी जो एक वर्थ होती है क्योंकि अब मंच स्टैक की तरफ इतने सारे लोग जा रहे हैं, आपने खुद देखा होगा कि कितनी सैचुरेशन हो गई है मार्केट के अंदर, तो इंडस्ट्री के अंदर। तो इस वजह से एक डॉट नेट बेहतर तरीका है अपनी एक सेपरेट लेन, अपनी सेपरेट डिमांड बनाने के लिए। सही है। और एक बात ये थी कि ASP डॉट नेट कोर और खाली डॉट नेट कोर सेम है या डिफरेंट है?
क्योंकि मैं आगे अपना करियर डॉट नेट में परस्यू करना चाह रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा रिव्यू चाहिए था। डॉट नेट कोर बेसिकली जो है ना, ये वर्जन आता है इसके अंदर ना, पहले डिफरेंट वर्जन्स गुजरे हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क था पहले जो सिर्फ सपोर्टेड था विंडोज़ के लिए। देन डॉट नेट कोर पर जब रिलीज़ हुआ डॉट नेट कोर, तो उसके अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट आ गई कि हम इसको अब डिप्लॉय कर सकते हैं लिनक्स पर भी, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो उसके ऊपर हम डिप्लॉय कर सकेंगे। तो बेसिकली डॉट नेट कोर जो है वो एक वर्जन है, और ASP डॉट नेट कोर एक फ्रेमवर्क है जिससे हम वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ये शेयर यार, बस ये कुछ सवाल था, आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अर्षद भाई, ओवर टू यू। यार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो। ओके। Assalamualaikum everyone.